हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर रहे हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग का बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस के 3 प्रकार के टाइप, यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस के 3 प्रकार के टाइप, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, इन सब चीजों के बारे में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाएं, उनको देखें, तभी क्या होगा, आगे के पार्ट्स उनको क्या होंगे, समझ में आएंगे। यदि आप बीच में एक भी पार्ट मिस करते हैं तो बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें और जो कनेक्टिंग कंसेप्ट है वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, कुछ इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे, इलास्टिक इफेक्ट्स, और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ चीजें जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली हैं, और यहां पे मैं उनके बारे में आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में चीजें पढ़ी है उसके बारे में। ठीक है, तो यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे और सीरीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जाके देखिए, तभी आपको क्या होंगे, आगे के वीडियोस बहुत इजीली समझ में आएंगे। मतलब आपको कुछ भी एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। मगर यदि आप एक भी वीडियो मिस कर देते हैं, यदि कोई भी वीडियो आप बीच का क्या करेंगे, मिस कर देंगे, तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी कोई भी चीजों को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेकंड लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमने इलास्टिक मॉडुलाई के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। मतलब जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसके 3 टाइप्स के बारे में हमने देखा था, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। यंग्स मॉडुलस के अंदर हमने उसका एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि कैसे एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी वायर का यंग्स मॉडुलस डिटरमाइन करते हैं। ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, तो अब इन्हीं तीनों, मतलब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मेरे को लगता था कि मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूं, उन एक दो कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ ली है वो चीजों के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट कुछ पॉइंट्स जहां मेरे को लगता है कि मेरे को इसके बारे में आपको और एक्सप्लेन करना था, वो चीजें जो छूटी है उसके बारे में मैं आपको कुछ देर बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। यंग्स मॉडुलस के बारे में 3 प्रकार का होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, यंग्स मॉडुलस के बारे में देखा था कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, हुक्स लॉ से लगाएंगे तो। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा था, यहां पे यंग्स मॉडुलस को मेन एक्सप्रेशन देखा था। यदि आपको क्वेश्चन में निकालना है यंग्स मॉडुलस तो आप कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके डायग्राम में, ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता दी है। मैं आज क्या चीज बताऊंगा, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये जो मेरे को लगा था कि मैं प्रीवियस वीडियो में शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा या हम जल्दी में निकल गए होंगे, और यहां पे जो चीजें मेरे को और पता चली वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। क्या, extension is proportional to the deforming force and length of the rod. Greater the force, larger the deformation, and longer the rod, larger the extension. ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चीज तो हमने समझ ली, बट इसके बारे में यदि मैं आपको न्यूमेरिकली बताऊं तो कैसे बताएंगे, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम क्या करते हैं, अपने अगले पेज में ले लेते हैं। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम यंग्स मॉडुलस के अंदर ही पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा था, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रेशियो रहेंगे सारे बल्क, मतलब सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बट कौन सा रहेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब यंग्स मॉडुलस किसका रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, बल्क मॉडुलस उस हिसाब से, शियर मॉडुलस उस हिसाब से, तो सबके अपने अपने रहेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट को मैं यहां पे अगले पेज में ले लेता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम क्या देखते हैं, जो हुक्स लॉ रहती है हमारी, वो तो यही बोलती है कि जितना भी डिफ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के रहेगा ही। और हमने इसको और अच्छे से भी देखा है कि आगे जाके वो चीज क्या पता चली हमको कि हम इसको सब में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेशन, बेंडिंग, ट्विस्ट में तो वो मॉडिफाइड हुक्स लॉ बन गई। मतलब ऐसा बोलेंगे नहीं मॉडिफाइड हुक्स लॉ, बट वो मॉडिफाइड हो गई और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गई। तो स्ट्रेस का सिंबल मैंने क्या बताया, कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के, एप्सिलॉन के। ठीक है, यही चीज होती है। अब यही जो कांस्टेंट है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे इलास्टिक मॉडुलाई डालते रहते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और स्ट्रेस की कंडीशन उस हिसाब से चेंज होते रहेगी। तो अब यदि मैं स्ट्रेस को लिखूं तो स्ट्रेस क्या होती है, सिंपली हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि यदि ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं। वो कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यहां पे अलग अलग कंडीशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए अलग अलग कांस्टेंट डिपेंड करते हैं, जो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। यहां पे इलास्टिक मोडुलाई आता है, EGB आता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो अभी हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये चीज बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होती है हमारी, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो डेल एल बाई एल होती है हमारी। ठीक है, अब यदि यहां से मैं डेल एल को निकला चाहूं तो डेल एल क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये मैं लेंथ को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई डेल एल। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, डेल एल। कितना खिंचाव आएगा, कितना एक्सटेंशन आएगा, वो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू दी डिफॉर्मिंग फोर्स एंड लेंथ ऑफ द रॉड। देख सकते हैं आप, प्रोपोर्शनल है किसके, डिफॉर्मिंग फोर्स के और लेंथ ऑफ द रॉड के। ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब यह है कि यदि यहां पे एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल एल की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पूरा वो। ठीक है, दूसरा क्या बोला, एंड लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब यदि रॉड की यदि मैं लेंथ बढ़ाता हूं तो भी क्या होगा, डेल एल बढ़ेगा। मतलब यदि रॉड बहुत ज्यादा लंबा हुआ, ठीक है, और उसमें कम फोर्स भी लगाऊंगा तो एक्सटेंशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब यदि मेरे को एक्सटेंशन बढ़ाना है, मतलब जो उसका एलोंगेशन हो रहा है वो बढ़ाना है, तो या तो मैं फोर्स ज्यादा करूं, या तो मैं जो रॉड है, जो ओरिजिनल रॉड की इनिशियल लेंथ है उसको मैं बड़ा कर दूं। ठीक है, तो यहां से वो फर्स्ट पॉइंट में यही बोला कि एक्सटेंशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के और लेंथ ऑफ द रॉड की, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो रॉड की रहेगी, दोनों में से कोई भी वैल्यू को आप बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई करके, ये पूरी टर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी और डेल एल क्या होगा, बड़ा हो गई, मतलब एक्सटेंशन ज्यादा होते जाएगा। मतलब यदि हम चाहते हैं इसका, यदि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लें तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगह में रॉड यूज करें जहां पे ज्यादा एक्सटेंशन ना हो, तो उसकी लेंथ हम फिक्स्ड रखेंगे और फोर्स हम फिक्स्ड रखेंगे। यदि ज्यादा फोर्स लगा दिए तो रॉड और लंबा हो जाएगा, यदि बड़े लेंथ का रॉड ले लिया हम तो भी वो और लंबा होगा, एक्सटेंशन ज्यादा होगा। तो यहां पे वही बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, ग्रेटर द फोर्स लार्जर द डिफॉर्मेशन। सिंपल सी बात, उसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, मतलब डेल एल बढ़ेगा। ठीक है, एंड लॉन्गर द रॉड लार्जर द एक्सटेंशन। सेम जो मैंने वही चीज आपको अभी समझाई वो उसी को क्या बोला, वर्ड्स में बताया। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, मतलब एक्सटेंशन ज्यादा होगा, और यदि लेंथ ज्यादा हुई तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेल एल भी होगा। ठीक है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो यहां पे इस पॉइंट में यही बताया था। हो सकता है प्रीवियस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन नहीं किया होगा ये चीजों को, बट फिर भी मेरे को लगा कि मेरे को ये चीजें एक बार और आपको बतानी चाहिए और ये चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है, छोड़ देंगे मैटर नहीं करेगा, बट एक अच्छे स्टूडेंट को हर बात पता होनी चाहिए, हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन का ये मतलब था यदि हम न्यूमेरिकली देखें तो। ठीक है, समझ गए हम इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये यंग्स मॉडुलस का, फिर हमने प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये हमारा एक्सप्रेशन आता है यंग्स मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट से। फिर हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका भी एक पॉइंट जो मेरे को लग रहा है आपको एक बार और बताना चाहिए अच्छे से, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, जिसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, कितना वॉल्यूम में स्ट्रेन आ रहा है, वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है, कम हो रही है, इस केस में वॉल्यूम कम हो रही है, जो डायग्राम है। तो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, डेल वी बाई वी। स्ट्रेन का ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस होता है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में एकदम अच्छे से समझा है। तो अब इसका एक पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा, जिसको मेरे को लगता है कि मेरे को आपको और अच्छे से बताना चाहिए। क्या, क्योंकि ये अच्छे कंसेप्ट हैं, ये ऐसे मिलते नहीं है। ठीक है, और ये जनरली थोड़े हाई लेवल स्टडीज में मिलते हैं। तो क्या है, बल्क मॉडुलस क्या बोल रहा है, फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी एंड आइडियल लिक्विड इज इन्फिनाइट।
मतलब बोल रहा है बल्क मॉडुलस किसी परफेक्टली रिजिड बॉडी का और आइडियल लिक्विड का क्या होता है, इनफिनाइट होता है। मैंने परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में प्रीवियस वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं अभी भी आपको फिर से बता दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो प्रीवियस सीरीज फॉलो करते आ रहा है उसको एकदम एफर्ट भी नहीं लगेगा और वो बस बैठे बैठे समझेगा। जो स्किप कर दिया और अचानक से एक वीडियो देखने लग गया बीच का या कोई एक टॉपिक पढ़ने लग गया तो उसको क्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए आएंगे, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, बल्क मॉडुलस परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए और आइडियल लिक्विड के लिए क्या होता है, इनफिनाइट होता है, ठीक है। तो ये लाइन को तो हमने परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में आसानी से समझ सकते हैं कि जो बॉडी परफेक्टली रिजिड है, रिजिड बॉडी का मतलब मैंने क्या बताया था, कितनी भी फोर्स लगा दो वो डिफॉर्म होगी नहीं। जैसे मान के चलो यदि ये रिजिड बॉडी है, इसमें मैं कितनी भी फोर्स लगा दूं, चाहे मैं इसको क्रेन से क्रश कर दूं, कुछ भी क्रश कर दूं, नीचे रख के इसके ऊपर बुलडोजर चला दूं, कुछ भी कर दूं, यदि ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो ये क्रश होगी नहीं, दबेगी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी इसके कोई भी डायमेंशन में फर्क नहीं आएगा, हल्की सी भी छोटी नहीं होगी। यदि परफेक्ट रिजिड बॉडी है तो चाहे कुछ भी कर दूं मैं, तो हो सकती है कि ऐसी बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो होगी जो किसी ना किसी को बेंड कर ही देगी, ठीक है। मीटियोरी गिर गया तो मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, कोई भी चीज तो हो ही जाएगी ना। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ नहीं होती, ये एक एजम्पशन होता है कि हम मानते हैं कि इतने लिमिट के अंदर, इतनी लिमिट की मेरी फोर्स है, इतने लिमिट के अंदर मेरी बॉडी परफेक्टली रिजिड है, मतलब इतनी फोर्स में लगाऊंगा तो बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा और ये अपना काम करते रहेगी, ठीक है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा, मतलब वो थोड़ा सा भी कहीं से भी बेंड नहीं हो रही है, डिफॉर्म नहीं हो रही है, तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो जीरो होगी, और जिसकी भी वैल्यू 1/0 होती है वो क्या होती है, इंफिनिटी होती है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के केस में बीटा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। सेम ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है। फ्लूइड भी क्या होगा, कोई भी उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या रहेगा, उसका भी बल्क मॉडुलस क्या रहेगा, इनफिनाइट रहेगा। मगर लोगों को यहाँ पे जैसे 11th लेवल के स्टूडेंट है उनको इमेजिन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। वही चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे हम सॉलिड के बारे में बात किए तो हम तो ये मान लिए कि पानी के अंदर बॉडी है और पानी के अंदर क्या है, एक सॉलिड बॉडी है, और पानी के कारण क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पानी के अंदर हम जितना जाते जाएंगे प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। हाइट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी डेंसिटी पे, हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और P = ρg(h) होता है। तो पानी के अंदर आप जितना जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे सबमरीन की भी हम बात करें तो सबमरीन भी एक लिमिट तक पानी के अंदर जा सकती है, एकदम पानी के अंदर वो चले जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। तो सबमरीन्स इवन जो इतना ज्यादा प्रेशर झेल लेती है उसकी भी एक लिमिट होती है। इसका मतलब पानी के अंदर आप जितना जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लूइड है, जितना अंदर रहेंगे ऊपर का फ्लूइड आपके ऊपर दबाव डालते जाएगा, ठीक है। तो यदि हम सॉलिड बॉडी की बात करें जो पानी के अंदर है, तो हमें समझ में आता है कि इस बॉडी के चारों ओर से क्या होगा, पानी प्रेशर लगाएगा। मगर यदि सिर्फ हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करें तो इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है सबके लिए कि एक आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉडुलस कैसे इंफिनिटी होगा, और आइडियल फ्लूइड के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा होगा। तो वही चीज हम समझेंगे यहां पे, ठीक है। तो यही लाइन को मैं अगले पेज में ले लेता हूं, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या, ठीक है। परफेक्टली रिजिड बॉडी का हमें समझ में आया कि उसका चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा, है ना, तो इसलिए क्या होगा, बल्क मॉडुलस इनफिनाइट होगा। आइडियल लिक्विड्स के बारे में बात करें तो आइडियल लिक्विड्स का कैसे होगा वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं अपना, क्या, जिससे हमें बल्क मॉडुलस समझ में आए, ठीक है। तो मैं एक पिस्टन लेता हूं। पिस्टन सिलेंडर आप समझते होंगे, जैसे अपने गाड़ी के जो इंजन रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, पिस्टन सिलेंडर रहते हैं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या होते हैं, हमारे इंजन चलते हैं, फ्यूल आता है, दबाता है, बर्स्ट होता है, पिस्टन नीचे जाता है, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे को क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है और हमारी गाड़ी चलने लग जाती है फ्यूल एनर्जी से गाड़ी। तो यदि मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाऊं, ये क्या है, हमारा पिस्टन है, और हम ऐसा क्यों देख रहे हैं और इसमें हैच क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक पिस्टन गोल है। अब पिस्टन को मैं देखूंगा तो मेरे को नहीं समझ में आएगा, ऐसे गोल ही दिखेगा मेरे को, तो उसको हम काट दे रहे हैं बीच से, काट दिए पिस्टन को तो हमें एक आधा सेमी सर्कल ऐसे पिस्टन दिखेगा, उसी को हम देख रहे हैं यहां पे। इसका मतलब ये होता है ऐसा क्रॉस सेक्शनल व्यू का। अब ये क्या है, हमारा एक पिस्टन है जो क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट होगा। अब ये पिस्टन कहां हो रहा है, आगे पीछे दोनों हो सकता है, मगर अभी इस कंडीशन में पिस्टन अंदर जा रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना वो ले लेते हैं, गैस या लिक्विड दोनों हो सकता है। फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं, वो आइडियल फ्लूइड बोला, हम सब ले लेते हैं, गैस और लिक्विड दोनों।
पर्टिकुलर में करेगा तो इसके अंदर क्या है, एक प्रकार की गैस है, या मैं बोल देता हूं इसके अंदर क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड है। और फ्लूइड क्या हो सकता है, लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है। आइडियल लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, आप लिक्विड एज्यूम कर लीजिए। गैस समझ के समझना है, गैस समझ के समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गैस और लिक्विड दोनों हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, तो आगे की तरफ मूव करेगा ना, तो क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी एक क्या होगी, डेंसिटी होगी, रो से जिसको हम डिनोट करते हैं। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो घनत्वता बोलते हैं। इसका मतलब यदि ये एक पोर्शन ले रहा हूं मैं, ऐसा मेरे हाथ का ये पोर्शन है, इसके अंदर यदि 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसी के भी हो सकते हैं, वो पानी के हो, गैस के हो, ठीक है। और एक और ऐसी लेता हूं जिसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, जो ज्यादा घना है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसकी कंपोजिशन ज्यादा है। जैसे ये पूरा एकदम डेंस्ड है, सॉलिड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। एयर है यहाँ पे रूम में भरी है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। अलग अलग चीजों पे वो डिपेंड करती है। तो डेंसिटी का मतलब ये है कि कितना घना है वो, कितनी घनत्वता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है। यदि मैं इतना ही बड़ा एरिया लेता हूं, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स है, और ये एरिया सेम ऐसा ही एरिया लेता हूं और इसमें क्या है 10 मॉलिक्यूल्स है, तो मैं बोलूंगा इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और दोनों सेम गैस है, तो मैं बोलूंगा इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा घने हैं, ज्यादा क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पिस्टन यदि अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसकी ना डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो पिस्टन अंदर जा रहा है तो गैस में क्या होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स को हम दबाते जाएंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, जो प्रेशर रहेगा वो बढ़ेगा। इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में कैसे बोल सकता हूं, P क्या हो जाएगा, प्लस dP हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, जब पिस्टन अंदर जा रहा है, देखिए मूवमेंट, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, कॉमा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, V माइनस dP। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए प्रेशर पहले 10 है और बाद में 20 हो गया, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरे फाइनल प्रेशर की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10, और इनिशियल प्रेशर बताता है ये, तो ये भी 10, तो टोटल क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर ही आएगा जो 20, जो मैं एज्यूम किया हूं 20, 10 और 20। सेम ऐसी वॉल्यूम का भी होगा, आप इसको मैथमेटिकली भी करेंगे तो एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैथ से बताने से क्या है, क्या समझना है, यहां से प्रेशर बढ़ रहा है, P प्लस dP हो जा रही है उसकी वैल्यू, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैं इसको दबाते जाऊंगा अंदर की तरफ तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे 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 छोटा होते जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यदि यहां पे मैं लूं, अब यदि यहां पे मैं अपनी इक्वेशन लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो हमारा मास रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा भाई, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो यहां पे ना पैदा हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज क्या लिख सकता हूं, रो क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो होता है। तो यहां से यदि मैं मास की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो इंटू डेंसिटी लिख सकता हूं, तो रो इंटू वी लिख सकता हूं, तो रो वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये टर्म कांस्टेंट है, भले दोनों में से कोई एक चीज होगी, रो कम होगा वी बढ़ेगा, बट दोनों टर्म क्या रहेगी, मल्टीप्लीकेशन दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे डिफरेंशिएट करता हूं यू वी रूल लगा के, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यू वी वाला रूल लगाऊंगा डिफरेंशिएशन का, यहां पे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। मैं आपको क्या एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहा हूं, अब वो देखिए। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डी रो इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो रो मतलब डेंसिटी, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वी डीपी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब मैं इसको शिफ्ट करता हूं, ठीक है, ये क्या है, रो ही है, रो, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूं, डीवी के नीचे वी को दे देता हूं, डीवी बाई वी, ये वी को मैं डीवी के नीचे दे दिया, और ये रो को मैं डी रो के नीचे दे दूंगा। माइनस साइन कहां है, अभी इन लोग के पास है, माइनस डी रो बाई रो, बस इधर उधर किया हूं मैं, माइनस साइन भी मैं इधर दे देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाई रो, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब माइनस डीवी बाई वी क्या होता है, हमारे बल्क मॉडुलस के एक्सप्रेशन में होता है, ठीक है, ये चीज होती है हमारे बल्क मॉडुलस के एक्सप्रेशन में, बिल्कुल। तो यहीं से, तो यहां से इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है बताऊं, कि यदि वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी कम हो, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। मतलब यहां पे मैं इसका वॉल्यूम कम कर रहा हूं तो डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एक प्रकार का नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों चीजों के बीच में,
इसको मैथमेटिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब एक टर्म बढ़ेगी तो दूसरी टर्म क्या होगी, कम होगी, या दूसरी टर्म बढ़ेगी तो ये टर्म क्या होगी, कम होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या बता रहा है कि जब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और इसकी घनत्वता बढ़ते जा रही, डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ते जा रही। इसी एक्सप्रेशन को ना हम क्या करेंगे, अपने बल्क मॉडुलस में डाल देंगे। जो बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, जो हमने पढ़ा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम एज्यूम कर पा रहे हैं। अब पिछले केस में क्या था, हम पानी के अंदर एक सॉलिड बॉडी को डाले थे, वो बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा था, उस बॉडी का हम बल्क मॉडुलस निकाल रहे थे। यहां पे क्या है, हम लिक्विड को ही कंप्रेस कर रहे हैं एक डब्बे के अंदर डाल के, तो लिक्विड का अब हम बल्क मॉडुलस देख रहे हैं। ठीक है, अब यदि ये लिक्विड आइडियल हुआ तो इसका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। कैसे, क्योंकि देखिए डेल वी बाई वी और डी रो है। अब हम देखते हैं उसके बारे में कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई ए, और डिवाइड बाई क्या हो जाता है हमारा, डेल वी बाई वी, यही होता है हमारा। और हम एक और चीज क्या करते हैं, नेगेटिव साइन हम यहां पे यूज करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वहां पे क्या बताता है वो, जब स्ट्रेस बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, तो इसका मतलब मैं सिंपली यहां पे क्या लिख सकता हूं, डी रो बाई रो लिख सकता हूं, एफ बाई ए डी रो बाई रो, माइनस साइन के बदले डी रो बाई रो दिया, मतलब दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। अब मैं बात करूंगा आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है ना, वाटर लेते हैं हम, वाटर को कंसीडर करते हैं आइडियल फ्लूइड जैसा। आइडियल फ्लूइड ओरिजिनली तो कोई हो ही नहीं सकता। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये होता है कि उसकी एक कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होती है कि म्यू, यदि मैं उसके विस्कोसिटी के बारे में बात करूं, हम पॉइजन्स रेशियो को भी म्यू से डिनोट किए हैं, बट यहां पे मैं म्यू विस्कोसिटी मान लेता हूं, क्योंकि अब हम फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम अलग ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो म्यू यदि मैं लूं और यहां पे मैं इसको विस्कोसिटी बोल रहा हूं, तो आइडियल फ्लूइड्स की विस्कोसिटी क्या होती है ना, 0 होती है, और डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये जो आगे जाएंगे, जो हायर क्लास में वो पढ़ेंगे, डेंसिटी क्या होगी, उसकी कांस्टेंट होगी। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, डेंसिटी उसकी चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए बल्क मॉडुलस क्या आएगा बताओ, इंफिनिटी आएगा आइडियल फ्लूइड्स का। अब आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात करें तो, और आप जाके हायर लेवल में पढ़ेंगे तो ये क्या होती है, एकदम नेसेसरी कंडीशन होती है, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है। मतलब कोई भी आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी तो 0 होगी ही होगी, श्योर है, तभी वो आइडियल होगा। और डेंसिटी क्या मतलब क्या होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। इसका मतलब क्या है, कंप्रेस नहीं कर सकते आइडियल फ्लूइड को, दबा ही नहीं सकते, वो होगा ही नहीं कंप्रेस, कितना भी ज्यादा प्रेशर डाल दो। ठीक है, जैसे वाटर में आप 1000 एटीएम का प्रेशर डिफरेंस कर दो, बहुत थोड़ा सा वो कंप्रेस होता है। और वाटर को हम आइडियल क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी एकदम कम होती है। विस्कोसिटी के बारे में बात करें, जो यहाँ पे अलग टर्म है, वो क्या होती है, जैसे फ्लूइड क्या होते हैं, लेयर लेयर में बहते हैं, तो जब वो लेयर लेयर में बहते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन आता है, इंटरनल फ्रिक्शन आता है। तो जिसकी विस्कोसिटी 0 होगी उसमें कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब वाटर साए से बह जाता है। मर्क्यूरी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसकी वाटर के मुकाबले, क्यों, क्योंकि वो गाढ़ा रहता है एक ही जगह में, जल्दी बहता नहीं है। ठीक है, तो जो जल्दी बह रहा है उसकी विस्कोसिटी कम है, तो वाटर की विस्कोसिटी एकदम कम होती है। तो इसीलिए जो आइडियल लिक्विड्स होते हैं ना, वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, पॉइंट ये है यहाँ पे। ठीक है, और वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या फर्क है, मैं आपको वो चीज बताया, इनकंप्रेसिबल होते हैं आइडियल फ्लूइड। यहां से हम दोनों के बीच का रिलेशन देख सकते हैं। तो जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। डेंसिटी क्या रहेगी, C मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो जब नीचे वाली टर्म 0 हो गई तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, उसका इनफिनाइट हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट है समझने का। ठीक है, कि क्यों रिजिड बॉडी की भी बल्क मॉडुलस इनफिनाइट होगा और आइडियल फ्लूइड्स का भी बल्क मॉडुलस क्यों इनफिनाइट होगा, यहां से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि मतलब उनका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, सिंपल सी बात। जो चीज हमने रिजिड बॉडी के लिए देखी वही चीज यहां पे भी आ जाएगी, उनका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, कंप्रेस ही नहीं होंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा ही नहीं उनमें, इसलिए बल्क मॉडुलस क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से ये पॉइंट बताना था, फिर मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी भी बता दिया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, फिर हमने थर्ड चीज क्या पढ़ी थी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ा था, इसको भी हमने अच्छे से समझ गया था, क्या एक्सप्रेशन होता है, सब चीज। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, क्या होता है, प्रीवियस वीडियो सब आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब एक चीज जो मेरे को लग रही थी हल्की सी डाउटफुल और जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, वो है ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन सही है, यहां पे मैंने क्या बताया था, ये क्या है, ये सबके बीच का एक्सप्रेशन है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो,
ये चारों के बीच का एक्सप्लेनेशन है। जो भी प्रीवियस वीडियो देखा होगा एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, 1% डाउट नहीं होगा। चारों के बीच का हम 3 इक्वेशन में रिलेशन देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था ये रिलेशन याद रखना एकदम जरूरी नहीं है, मगर जो याद रखेगा वो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, ये भी मैंने चीज बताई है। क्योंकि बहुत सारे आगे लेवल में जाके आपको ये रिलेशन याद रखने ही चाहिए, मतलब ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। जिनको याद रहते हैं ये रिलेशन, छोटे से ही तो 3 रिलेशन है। आप डिराइव भी कर सकते हैं मगर कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी को डेरिवेशन याद नहीं आएगा। एट लास्ट आपको एंड रिजल्ट याद रखने ही पड़ेंगे। नहीं भी याद होता कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 11th लेवल में उतना दिक्कत नहीं होगा, बट आपको वो पूछ सकता है जब आप आगे जेई का एग्जाम देने जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको वो पूछ सकता है। तो ये 3 एक्सप्रेशन लोगों को याद रहना ही चाहिए, मस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। हर कोई इन चीजों को याद रखता है, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी, वो इन एक्सप्रेशन को याद रखता ही, क्योंकि जरूरी है याद रखना। तो यहां पे मैंने क्या बताया था, वाई यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो के बीच का रिलेशन एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद यहां पे बल्क मॉडुलस के साथ यंग्स मॉडुलस का रिलेशन। तो यहां पे एक क्या मिसप्रिंट है, ये 2 के बदले ना यहां पे 3 आएगा बस, बाकी तीनों एक्सप्रेशन पूरे सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा y इज इक्वल टू 2g होता है और y इज इक्वल टू 3b होता है। 3 इंटू बल्क मॉडुलस रहता है 1 माइनस 2 म्यू 1 प्लस 2 म्यू। ये म्यू से अभी इसको याद रख सकते हैं, 2 3 और 9 करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो याद रखेगा उसके लिए बेस्ट है, जो नहीं भी याद रखेगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इतने सारी चीज पढ़े हम, हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो याद रखेगा वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में रहेगी। और कभी भी इससे यदि पूछ दिया क्वेश्चन कि एक्सप्रेशन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है, या किसी 3 चीजों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो सट से आंसर देगा और आगे बढ़ जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको और बता सकता था। ठीक है, अब हम अपने पूरे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और हम अपना आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वाला क्या है, हैमरिंग एंड रोलिंग। फर्स्ट फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स मटेरियल्स को हम कैसे बनाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी, उनके ऊपर कैसे टेम्परेचर होता है, कैसे हम उस मटेरियल को बना रहे हैं, उससे उसकी इलास्टिसिटी में क्या फर्क आता है। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब जैसे ही मैं वो हटाया, फोर्स हटाया, तो वो अपना शेप रीगेन कर ले विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हैमर और हैमरिंग, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हैमर एंड रोलिंग। हैमरिंग एंड रोलिंग, हैमरिंग का मतलब ठोकना। आप देखे होंगे बहुत सारा फोर्जिंग की जगह में, या आप बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे कि कोई भी लोहे को निकालते हैं गर्म जगह से और उसको ठोक ठोक के शेप देते हैं, उसको हैमरिंग बोलते हैं। रोलिंग मतलब 2 ठोक रोलर्स रहते हैं, उसके बीच से हम उसको पास करा देते हैं, तो वो रोलर क्या करते हैं, उसका शेप कम कर देते हैं और उसको चपटा करके लंबा कर देते हैं। तो हैमरिंग और रोलिंग से इलास्टिसिटी में क्या फर्क पड़ता है, ये चीज देखेंगे। इन बोथ ऑफ दीज प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में द क्रिस्टल ग्रेन्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट्स। मतलब क्रिस्टल ग्रेन्स मतलब जो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, ठोकूंगा मैं इसको तो क्या हो जाएंगे, चपट जाएंगे और छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, क्रश हो जाएंगे, वो तो छोटे हो जाएंगे। रोलिंग में भी क्या होगा, दबाऊंगा तो वो क्या हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे क्रिस्टल ग्रेन्स। ठीक है, तो जो क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे यूनिट्स में टूट जाते हैं और पास आ जाते हैं। एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, मतलब इससे क्या होती है, मटेरियल की इलास्टिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यदि मैं हैमर कर दिया किसी भी मटेरियल को, स्टील को हैमर कर दिया, किसी को भी कर दिया और रोल्ड कर दिया, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। सेकेंड, एनिलिंग। एनिलिंग क्या होता है, एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, गरम करके हम, जैसे स्टील को हम गरम करके क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में हम चेंजेस लाते हैं। कुछ भी प्रॉपर्टीज हो सकती है वो, चाहे उसकी हार्डनेस हो, कुछ हो। तो एनिलिंग क्या होता है, एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, 726 ऐसे करके कुछ ये जनरली लोग मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानना जरूरी है कि एनिलिंग क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर 726 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसके ऊपर यदि हम मेटल को ले जाके उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो हीट ट्रीटमेंट, उसके नीचे हम वर्क कर रहे हैं तो कोल्ड वर्किंग बोलेंगे उसको हम। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम किसी भी चीज को एकदम गर्म कर देते हैं, उसके बाद उसमें वर्क करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को ठीक इंप्रूव करने के लिए। तो एनिलिंग से क्या होता है, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर क्रिस्टल ग्रेन
ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है, जो क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर, ग्रेन्स को हम समझ सकते हैं कि प्रकार के उसके एटम्स ही होंगे थोड़े बड़े फॉर्म में, उसके कण ग्रेन्स को हम बोल देते हैं। ठीक है, एटम्स तो बहुत छोटे हो जाते हैं, ग्रेन्स थोड़े से बड़े रहेंगे, बट वही ग्रेन्स जुड़ जुड़ के, जैसे एटम्स जुड़ जुड़ के बनते हैं, ग्रेन्स दिखते हैं थोड़े बड़े रहते हैं, तो वही जुड़ जुड़ के मटेरियल बनता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लार्जर क्रिस्टल ग्रेन, एंड क्रिस्टल ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, इससे लार्ज हो जाते हैं, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एनालिन से क्या होता है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। ऊपर वाले प्रोसेस जस्ट इसका अपोजिट है। आप देखिए, क्रिस्टल ग्रेन्स को हम छोटा कर देते थे तोड़ तोड़ के, तो उससे इलास्टिसिटी क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी। यहां पे क्या हो रहा है, एनालिन से क्रिस्टल ग्रेन्स बड़े बड़े हो जा रहे हैं, सब जुड़ के बड़े बड़े ढेले बन जा रहे हैं, छोटे छोटे ही रहेंगे, छोटे लेवल के ही रहेंगे, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगी, इलास्टिसिटी मटेरियल की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसकी। ठीक है, सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, मतलब अशुद्धता। यदि मेटल, कोई भी मटेरियल में अशुद्धता है तो उससे क्या होगा, डिपेंड होगा कि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो इंप्यूरिटीज पे डिपेंड करेगा कि कैसी अशुद्धता है। एकदम कोई मस्त वाली इंप्यूरिटीज डाल दिए, क्रोमियम डाल दिए, कुछ डाल दिए, अच्छी चीजें डाल दी, तो ऑब्वियसली बात है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ सकती है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंप्यूरिटीज, मतलब कैसी अशुद्धता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इंप्यूरिटीज ऐड करने से किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो इंप्यूरिटीज पे डिपेंड करेगा कि हम कैसी इंप्यूरिटीज उसमें ऐड कर रहे हैं जब हम किसी मटेरियल को बना रहे हैं। अगला पॉइंट, टेम्परेचर। यदि मैं किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, यदि कोई भी मटेरियल है और इसको मैं गर्म करता हूं, चाहे कैसे भी गर्म करूं मैं उसको, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी में क्या फर्क होगा देखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स की इलास्टिसिटी क्या होती है ना, डिक्रीज होती है। कब, विद इंक्रीज इन दी टेम्परेचर, मतलब जब भी हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। ऑब्वियसली बात है, गर्म हो जाएगा वो कोई भी चीज, तो वो क्या हो जाएगा, स्टील एकदम, मतलब कोई भी मटेरियल को हम एकदम गर्म करते हैं, लोहे को हम एकदम गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फ्लूइड टाइप का हो जाता है, तभी तो उसको हम खांचे में डाल के कास्ट कर देते हैं किसी और शेप में। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज है। मगर एक ऐसा मटेरियल होता है, बट इलास्टिसिटी ऑफ इनवार स्टील, एक इनवार स्टील होता है, INVAR, इनवार स्टील होता है, उसका क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि इनवार स्टील के बारे में बात करूं तो क्या होता है, एक ऐसा स्टील, एलॉय स्टील, जिसमें ना Ni 36%, मतलब निकल रहता है 36% और आयरन रहता है कितना, 64%। ठीक है, ये इनवार स्टील की क्या होती है, कंपोजिशन होती है, जिसमें निकल रहेगा 36% और आयरन रहेगा 64%। तो ये एक स्टील का एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग मतलब मटेरियल्स ऐड करके स्टील की हम अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, एलॉय का मतलब। तो मगर जो एक पर्टिकुलर इनवार स्टील होता है, जो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है याद रखने वाली है, डज नॉट चेंज, मतलब इसकी इलास्टिसिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन दी टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल हो, यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मगर जो इनवार स्टील है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये चीज हम समझे कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। अगले टॉपिक में आते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी चीज को डिफॉर्म करती है, उसको मोशन में नहीं लाती मगर उसका शेप चेंज करती है। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम इलास्टिक बॉडी, यदि किसी इलास्टिक बॉडी से मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करता हूं, इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है कि जब भी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया वो अपने शेप में वापस आने की कोशिश करने लग जाएगी। डिफॉर्मिंग फोर्स उसका शेप बिगाड़ी, मगर इलास्टिक बॉडी है तो वो अपने शेप को वापस रीगेन करने की कोशिश करने लग जाएगी। द बॉडी टेंड्स टू रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव ओरिजिनल स्टेट। ऑब्वियसली बात है, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक बॉडी में जब डिफॉर्मिंग फोर्स में हटा दूंगा तो वो अपने पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी। खींच रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वापस अपने शेप में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यही वो फर्स्ट पॉइंट में बोला। तो टेंड्स टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल रिस्पेक्टिव ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, किसी भी इलास्टिक बॉडी में ऐसा होगा ही, हम जानते हैं, पढ़ भी लिए। इट हैज बीन फाउंड दैट, अब ऐसा पाया गया है कि सम बॉडीज, कुछ बॉडीज रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली, मतलब ऐसा पाया गया है कि कुछ बॉडीज अपने स्टेट में इमीडिएटली वापस आ जाती है। मतलब जैसे ही मैं उसको खींचा
डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वापस अपने शेप में आ गई, या मैं उसको दबाया, फोर्स हटाया, वो तुरंत एक्सपांड हो गई, अपने शेप में वापस आ गई। ठीक है, तो कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो तुरंत आ जाती है, कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो आराम से आएंगी धीरे धीरे। तो यही बताता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, कुछ जल्दी अपना शेप रिगेन कर लेगी, कुछ धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो इट हैज बीन फाउंड दैट सम बॉडीज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली, अदर्स टेक एप्रिशिएबल लॉन्ग टाइम। मतलब जो कुछ बॉडीज, दूसरी बॉडीज होती है, वो क्या होती है, थोड़ा लंबा समय लेती है वापस अपने स्टेट में आने के लिए। टू डू सो मतलब वापस अपने स्टेट या ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए थोड़ा टाइम लेती है। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। द डिले इन द रिगेनिंग द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जो डिले हो रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नाम से भी हम समझ सकते हैं इलास्टिक आफ्टर, बाद में जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए उसके बाद का इफेक्ट। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हमें क्या समझ में आया कि जैसे किसी इलास्टिक बॉडी से मैं फोर्स हटा दिया तो वो अपना शेप रिगेन करने की कोशिश करेगी, कुछ जल्दी कर लेती है, कुछ देर में करती है। तो जो डिले होता है, जो धीरे से आती है, जो बॉडी जल्दी वापस अपना शेप रिगेन कर लेती है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इसमें कम है। जो बॉडी एकदम आराम से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कौन सा बॉडीज है जिसमें ऐसा होगा। सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट, क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर क्या होता है, परफेक्टली, नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको एग्जांपल में देखा है, फिगर भी देखी कैसा दिखता है। तो नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है वो। तो एक क्वार्ट्ज फाइबर जो क्या रहता है ना, क्वार्ट्ज मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वो खुद प्लास्टिक होते हैं, मगर जब उसका हम फाइबर बनाते हैं ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, फाइबर का जो कपड़ा रहता है वैसे टाइप के रहते हैं, खींचो तो वापस वो स्ट्रेच, वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। अ क्वार्ट्ज फाइबर रिटर्न इमीडिएटली टू इट्स ओरिजिनल नॉर्मल स्टेट, मतलब तुरंत अपने ओरिजिनल नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। व्हेन द ट्विस्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इट सीजेस टू एक्ट, मतलब जो उसमें ट्विस्टिंग टॉर्क का मतलब ऐसे मरोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे ये ट्विस्टिंग टॉर्क उसमें इफेक्ट करना छोड़ देगा, वो सट से वापस अपने शेप में आ जाएगा। ऐसे हमने घुमाया, जैसे छोड़ दिया वो तुरंत अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो ऐसी बॉडी का हम क्या बोलेंगे, आफ्टर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, कम है। तो क्वार्ट्ज फाइबर क्या होता है, जल्दी आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड अ ग्लास फाइबर। एक ग्लास फाइबर क्या होता है ना, विल टेक आवर्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब यदि हम उसके अलावा ग्लास फाइबर के बारे में बात करें तो वो घंटों लेता है यदि हम उसको खींच दिए अपने स्टेट में वापस आने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक फटीग के बारे में जानते हैं। आप इलास्टिक फटीग क्या होता है। ठीक है, तो इलास्टिक फटीग क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कॉजेस ड्यू टू रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स टू विच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड। अब क्या होता है, इलास्टिक फटीग ना आप नॉर्मली बहुत यूज करते होंगे, बस आपको उसका नाम नहीं पता होगा। क्या, अपने घर में जब हम तार लेते हैं और तार को हमें तोड़ना रहता है तो हम तार को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मरोड़ते हैं, ऐसे ऐसे मरोड़ते हैं। और जो ऐसा ऐसा मरोड़ना होता है ना अलग अलग डायरेक्शन में, एक तार को मैं ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, खींच के तोड़ोगे तो मतलब एकदम वो हो जाएगा, वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, और कैसे तरीके से करोगे तो नहीं टूटेगा, मगर आप उसको बेंड करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अपोजिट ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स बोलते हैं इसको। ऐसा आप देंगे तो वो तुरंत टूटेगा। ये चीज हमने और भी कहां देखी है बताऊं, जब घर बनते रहते हैं, और जब घर बनते रहते हैं और सामने जो मजदूर लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, तार को तोड़ते रहते हैं, जो छड़ डालते हैं हमारे घर में, उसको जब तोड़ते रहते हैं तो पहले उन लोग क्या करते हैं, हैमर मारते हैं, पतला कर देते हैं उसको, एक कोने को, फिर उसके बाद उसको पकड़ के ऐसे 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 घुमाते हैं उसको, तो उससे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है तुरंत। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन डालना बोलते हैं किसी में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन डाल रहा हूं मैं उसमें। तो हम अपने घर में हमेशा ये काम करते हैं, कोई भी हमें तार को तोड़ना है तो हम उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मरोड़ते नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके उसको हम इफेक्ट देते हैं जिससे वो तुरंत टूट जाता है। यही क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग बोलते हैं, ऐसा लोड देना किसी में। ठीक है, तो इलास्टिक फटीग का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसी का वही एग्जांपल ही वही दिया है। तो डिफाइन क्या हुआ, लॉस इन स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जा रही है किसी मटेरियल की, कब, जब उसमें मैं रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन लगा रहा हूं
टू विच मटेरियल इज सब्जेक्टेड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग बोलते हैं। जब उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जा रही, कम हो जा रही है, मतलब वो टूट जा रहा है जब मैं उसमें ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन लगा रहा हूं। एग्जाम्पल, अ हार्ड वायर कैन बी ब्रोकन बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। एक हार्ड वायर को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं। कैसे, उसको बेंड करें बार बार रिपीटेडली, अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन, इधर बेंड किया, इधर बेंड किया, इधर बेंड किया, इधर बेंड किया, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन एज इट लूजेस स्ट्रेंथ ड्यू टू इलास्टिक फटीग। तो इलास्टिक फटीग के कारण ही क्या होता है, वो अपनी स्ट्रेंथ क्या करता है, लूज कर देता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर द सेम रीजन, इसी रीजन के कारण जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, आर डिक्लेयर्ड अनसेफ, मतलब उनको हम अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं आफ्टर ए रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं ना, उनमें क्या होता है, रिपीटेडली स्ट्रेन लगते रहती है, ट्रेन आती है, दबाती है, चल देती है ना, आएगी दबाएगी चल देगी, ऐसा। तो क्या होता है, एक ब्रिज की एक लिमिट होती है पर्टिकुलरली, नहीं भी टूटा है, जैसे मान के चलिए सेट कर दिया मैं कि 10 साल इसकी लिमिट है, मान के चलिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब वो 10 साल वो ब्रिज चल गया, उसके बाद भी नहीं टूटा, फिर भी उस ब्रिज को अपन अनसेफ डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि अपनी इलास्टिक फटीग वो क्या किया है, पार कर दिया है। इसी का बड़ा बड़ा एप्लीकेशन क्या है बताऊं, इलास्टिक फटीग का, जो रॉड्स गोल गोल घूमते हैं, बीरिंग्स होती हैं, ऐसे रॉड्स जो कंटिन्यू 24 घंटा गोल 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 घूमते रहते हैं, पावर ट्रांसमिट करते हैं, जनरेटर्स में लगे रहते हैं, मोटर्स में लगे रहते हैं, वो रॉड में ये सब चीजें हम देखते हैं कि वो रॉड की एक पर्टिकुलर साइकिल लेते हैं कि इतना मिलियन रिवॉल्यूशन घूमेगा, इसके बाद इसमें इलास्टिक फटीग आएगा, ऐसे करके। तो यही एप्लीकेशन होता है। इससे क्या पता चलता है, हमें लाइफ पता चलती है किसी भी चीज की, कि कितना टाइम तक वो रह सकता है, फटीग सह सकता है कितने टाइम तक, ठीक है। तो समझ में आया हमें इलास्टिक फटीग क्या है, किसी भी मटेरियल का, किसी भी इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेंथ में लूज हो जाना। कब, जब उसमें हम रिपीटेडली ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन लगाएंगे, तो ये क्या होता है, हमारा इलास्टिक फटीग होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म्ड बॉडी। अब ये क्या है, एक प्रकार का डेरिवेशन है, और इसको हम समझते हैं ये क्या चीज है, कि किसी बॉडी में कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है। ऑब्वियसली बात है, जब हम उसको खींच के रखे हुए हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, एक एनर्जी आ गई, जैसे ही हम छोड़ेंगे वो उसको यूज करेगा और वापस अपने आप को क्या करेगा, अपना शेप रीगेन कर लेगा। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि किसी डिफॉर्म बॉडी में कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म्ड बॉडी। एक डिफॉर्म्ड बॉडी में, जो बॉडी डिफॉर्म्ड है, खींची हुई है या दबी हुई है, तो उसमें कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, यदि मैं किसी वायर को खींचता हूं, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, ये चीज हम स्ट्रेस पढ़ने से पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होती है, किसी की मैं भी स्ट्रेस डालता हूं, और वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या करने की कोशिश करती है, उसके मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। ये चीज हम किससे देखे थे, स्प्रिंग बॉल मॉडल से हम समझे थे ये चीजों को, कि किसी भी बॉडी में मैं स्ट्रेस लगाता हूं, उसको दबाता हूं या खींचता हूं, तो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स चालू हो जाती है लगना, और वो अपने मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करती है, ठीक है, और उसी से क्या होता है, स्ट्रेस पैदा होती है। तो ये वही बारे में बोल रहा है कि जब भी एक वायर को स्ट्रेस करेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो क्या आती है, खेल में आती है, कम्स इनटू प्ले, ठीक है, प्ले में आती है, विच ऑपोजेस द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वायर। वो क्या करती है, ऑपोज करती है, तभी तो जैसे हमने फोर्स हटा दिया, वो अपने शेप को क्या कर देती है, रिगेन कर लेती है। इलास्टिक बॉडी एक प्रकार की, ठीक है, तो आती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हेंस वर्क हैज टू बी डन, इसका मतलब वर्क करना पड़ता होगा अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, हेंस वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब हमको काम करना पड़ेगा इस रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट में। कैसे, यदि मान के चलो, यदि मैं थोड़ा सा खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गई, है ना। अब यदि रीस्टोरिंग फोर्स को मैं छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके अंदर जनरेट हो रही है, इसके अपोज में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। जैसे अब यदि यही पेन को मैं पकड़ा हूं और अपने हाथ से ऐसे खींच रहा हूं, तो अभी तो मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही ओवरकेम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा हाथ इतना फोर्स ही नहीं लगा सकता कि मैं इसको खींच दूं अच्छे से। एकदम ज्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगा, मगर एकदम ज्यादा मैं इसको खींच ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इसकी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही बहुत ज्यादा है। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, वही वर्क होता है। तो यही वर्क के बारे में हम देखेंगे, और जो मैं वर्क किया तो उसके कारण क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी,
ठीक है। हेंस वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्सेस। इस रीस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वायर को खींचने के लिए, वो क्या हो रहा है, उसी में स्टोर्ड हो जा रहा है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। सेम इसको हम कैसे समझ सकते हैं, स्प्रिंग को मैं दबा के रखा हूं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, छोड़ दूंगा वापिस अपना शेप रीगेन कर लेगी। सेम इसको स्प्रिंग से समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करते हैं लेट फोर्स एफ अप्लाइड ऑन ए वायर ऑफ लेंथ एल। एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी वायर में जिसकी लेंथ क्या है, एल। इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाय डेल एल। मतलब एक रॉड लिया मैं जिसकी एल लेंथ है, इसमें फोर्स लगाया तो इसकी रॉड क्या हो जा रही है, डेल एल बढ़ जा रही है, डिफ्लेक्शन हो जा रहा है इसमें। इनिशियली द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इन दी वायर इज जीरो। इनिशियली क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स वायर में क्या होगी, जीरो होगी। जैसे यही वायर है, अभी मैं इसमें फोर्स लगाना शुरू नहीं किया हूं, तो अभी इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगी क्या, नहीं होगी। जब मैं इसमें फोर्स लगाना शुरू किया एकदम स्टार्टिंग में, मतलब बस मैं पकड़ा ही हूं और खींचना शुरू करने वाला हूं, अभी तक खींचना चालू नहीं किया हूं, शुरू ही करने वाला हूं, तो उस समय तो कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं होगी। जब मैं खींचूंगा तब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगी, वापस उसको अपने पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, तब वो चालू होगी। खींचना चालू नहीं किया हूं तो क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जैसे इस पेन में भी क्या होगी, जीरो होगी। वही बोल रहे हैं, इनिशियली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। When the length is increased by del L, मतलब जब मैं अब इसको पूरा खींच दिया, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया डेल एल का, ठीक है, उस समय इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, जितनी फोर्स में लगाया हुआ रहूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं फोर्स छोड़ूंगा वो अपने आप को क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, when the length increased by del L, the internal फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F अप्लाइड फोर्स। वही मैंने बोला, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, जो फोर्स मैं अप्लाई किया हूं, जो मैं खींच के रखा हुआ हूं, उसी के बराबर हो जाएगी। जैसे ही मैं छोड़ा वो अपने आप को रीगेन कर लेगा। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में जब मैं खींचना चालू करने वाला हूं तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, जीरो है। जब मैं इसको पूरा खींच दिया और अच्छे से डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्शन ला दिया, तो जितनी मेरी फोर्स में लगाया हुआ हूं उतना ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी उस वायर के अंदर। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे, वही फोर्स को निकालेंगे। तो एवरेज इंटरनल फोर्स, यदि मैं उस फोर्स का एवरेज निकालूं, पहले जीरो थी और बाद में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो गई, एफ हो गई। दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके जितनी चीजें हैं, तीन चीज का निकाल रहा हूं तो तीन से डिवाइड करूंगा, दो चीज का निकाल रहा हूं तो दो से डिवाइड करूंगा, ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स for the increase in the length of del L of the wire, एवरेज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगी, दोनों फोर्स का, पहले जीरो थी, इनिशियल फोर्स फाइनल फोर्स F डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, F/2 आ जाएगा, एवरेज इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब हम वर्क डन निकालेंगे कि वायर में कैसा वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन का नॉर्मल सा एक्सप्रेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। यहां पे भी हम फोर्स लेंगे, एवरेज फोर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बता नहीं सकते, एवरेज वैल्यू लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। ये इंक्रीज इन लेंथ की क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा डी होता है नॉर्मल वर्क के फॉर्मूले में। तो F/2 ले लिए और लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, डेल एल, तो यही क्या आया, हमारा वर्क डन आया, W इज इक्वल टू F/2 इंटू एल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यू से अब हम इसको डिनोट करेंगे। तो जो वर्क डन हमने किया वो क्या हो रहा है, उसी के इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जितना सेव हो जा रहा है उस बॉडी में, जैसे ही हम छोड़ेंगे वो वापस अपने आप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन किए हमने वो स्टोर्ड हो जा रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, इन दी वायर, उस वायर में क्या हो जा रहा है, वो स्टोर हो जा रहा है। सेम एग्जांपल, स्प्रिंग को मैं दबा के रखा ही हुआ हूं तो उसमें उतना वर्क स्टोर हो गया जितना मैं फोर्स लगाया, जैसे ही हटाऊंगा वो उसी को रिस्टोर कर देगा, उसी फोर्स को लेके। सेम स्प्रिंग को मैं ऐसे दबाया तो उसके अंदर क्या हुआ, वर्क स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसमें, जैसे ही मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग अपने आप को क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं जिसको U से डिनोट करूंगा, और वो क्या होगा, U इज इक्वल टू, सेम ये जो एक्सप्रेशन है इसी को मैं अलग लिखा, 1/2 अलग ले लिया, F को अलग लिख दिया और डेल एल लिख दिया। यही वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो उसमें स्टोर हो जा रही है उसकी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण। और इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा अच्छे से लिखा, 1/2 पहले, F बाद में और फिर डेल एल, सेम यही एक्सप्रेशन। अब मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूं, U से डिनोट कर रहा हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं, जो किसके बराबर है, वही वर्क डन के बराबर है जो हमने किया है उस वायर में। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब उसके बाद यही जो एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू
स्ट्रेचिंग फोर्स, ये F क्या है, जिस फोर्स से हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, और डेल एल को मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन लेंथ ही लिखूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहां पहुंच गए, तो ये आ गया F और ये हमारा हो गया डेल एल, यू हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2, सेम अभी हमने एक्सप्रेशन देखा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैं क्या किया हूं ना, A और L से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। यहां पे मतलब क्या है कि मैं A और L से मल्टीप्लाई भी किया हूं और A और L से डिवाइड भी किया हूं। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, 2 से भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि आपस में तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कुल मिला के वैल्यू वही आएगी। तो किसी भी चीज से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसा मैं किसी के साथ भी कर सकता हूं। तो यहां पे वही जो 1/2 F इंटू डेल एल था, जो ये हमारा एक्सप्रेशन था, इतना जो हमारा पहले का एक्सप्रेशन था, उसमें मैं क्या किया, ए एफ के नीचे दे दिया, एल डेल एल के नीचे एल दे दिया, और एक ए एल अलग से लिख दिया, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को उतना मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, ए और एल मल्टीप्लाई किए तो एफ बाई ए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और डेल एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है, डेल एल बाई एल स्ट्रेन होता है, और ए और एल वायर का एरिया और लेंथ उसकी क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ वायर। इसी टर्म को मैं वर्ड्स में लिखा हूं, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर कर देते हैं आपको और अच्छे से दिखेगा। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं क्या करूंगा, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, मतलब वॉल्यूम को मैं इसके नीचे दे दूंगा ऑफ द वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो वही है जो हम वर्क डन किए हैं वायर को खींचने में, उसी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या बन जा रहा है वो टर्म मेरा इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी बन जा रहा है। पहले मैं बड़ा यू लेना था, अब मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो अब मैं उसको छोटा यू ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा यू क्या है, वर्क डन है हमारा, और छोटा यू क्या है, वॉल्यूम से डिवाइडेड वाला वर्क डन है। तो स्मॉल यू इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम को मैं क्या कर रहा हूं, इसी वॉल्यूम को मैं यू के नीचे ले रहा हूं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कहां आ गया, यू के नीचे आ गया, तो यू बाई वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस और स्ट्रेन, बस इतना टर्म बचा, वॉल्यूम को मैं क्या किया, यू से नीचे डिवाइड कर दिया, तो यू बाई वॉल्यूम ये क्या है, ए इंटू एल, जो ये वाला टर्म था इसके नीचे आ गया, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हमारा क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया अभी, 1/2 स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेन, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। बस क्या है, इधर का जो वॉल्यूम है वो कहां आ गया है, यू के नीचे आ गया है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया हमारा, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी बन गया, ठीक है, इतना समझ में आया, एकदम सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो स्ट्रेस है, यहां की जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू स्ट्रेन होता है, यही होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, तो स्ट्रेस तो स्ट्रेन के बराबर होता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक ई यूज करते हैं, तो वही मैं लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन, बिल्कुल ठीक है। तो अब इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो स्ट्रेस है उसी की वैल्यू क्या करूंगा, मैं यहां पे डाल दूंगा, कैसे देखते हैं। ये स्ट्रेस क्या होगा हमारा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होगा, इसका मतलब जो सिग्मा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, y इनटू स्ट्रेन के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू को यहां पे पुट कर दे रहा हूं, ये स्ट्रेस की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक तो स्ट्रेस की वैल्यू में पुट किया तो यहां पे एक y आ जाएगा, और इसके साथ एक स्ट्रेन और आएगा इसी की वैल्यू में, तो वो स्ट्रेन क्या होगा, इसके साथ इनटू हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। देखिए वही चीज हुई यहां, जैसे ही मैं स्ट्रेस की वैल्यू यहां पुट किया तो 1/2 आ गया अपना वैसी, ठीक है, 1/2 आ गया, स्ट्रेस के बदले आ गया यंग्स मॉडुलस, और इसके साथ वाला जो स्ट्रेन था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, स्ट्रेन स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का, 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो यदि किसी भी वायर में मैं उसकी इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरे को बस क्या पता होना चाहिए, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जो y है उसका यंग्स मॉडुलस, और मैं देखा खींच के कि इसमें कितना स्ट्रेन आ रहा है, उसी स्ट्रेन का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा,
तो बस मेरे को यंग्स मॉडुलस और उस वायर का स्ट्रेन पता है कि इस मटेरियल का वाई कितना है और उसको खींचा तो कितना स्ट्रेन आ रहा है, वो दोनों वैल्यू को रखूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, उस मटेरियल की इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आया ये एक्सप्रेशन? इसका न्यूमेरिकल भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब हमारा टॉपिक क्या था पूरा, वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म बॉडी, कि किसी बॉडी में कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और ये चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद। तो अभी तक के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू।